भारत राष्ट्रीय समिति को एक और धचका। इसके मौजूदा चेवल्ला रुकने असम्बली डॉक्टर रंजीत रेड्डी और खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागेंद्र दोनों ने इतवार आज को बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि नागेंद्र की रुखसती मुतवक्की थी। इस बात को देखते हुए कि कांग्रेस अपनी तादाद बढ़ाने के लिए अलाग असम्बली का शिकार करेगी। लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल रंजीत रेड्डी का इन्हिराव हैरत अंगेज है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान बीआरएस में इन्हिराव देखने में आया है। इससे पहले इसके नागर कर्नूल हैदराबाद के एमपी दोनों ने इस्तीफा देकर भारत जनता शमूलियत इख्तियार कर ली थी। जारी पेशरफ से ऐसा लगता है कि तेलंगाना में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होने का इम्कान है। दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते को बीआरएस लीडर के कविता को 23 मार्च तक ईडी की तहवील में भेज दिया है, जो कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। ईडी के मामलात के खुसूसी जज के नागपाल ने यह हुक्म फेडरल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के दरख्वास्त पर दिया, जिसमें इनका रिमांड तलब किया गया था। एजेंसी ने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता खुसूसी अदालत में पेश किया और इसके 10 दिन की तहवील की दरख्वास्त की। ताहम अदालत ने इसे सिर्फ 23 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हम इस केस को अदालत में लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले का ऐलान एक पैगाम के साथ किया। बराह करम मुझे माफ कर दें, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। प्रवीण कुमार ने एक्स पर अपने फैसले का इंकशाफ करते हुए कहा, दिल के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी क़यादत में तेलंगाना में फैसलों की वजह से इस अजीम पार्टी की शबीहा को नुकसान पहुंचे। आर.एस. कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मोदी और अमित शाह दोनों ने बीएसपी पार्टी पर दबाव डाला और उन्हें इत्तेहाद मंसूख करने को कहा। बीएसपी पार्टी ने 5 मार्च को साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इनकी रिहाइशगाह के बाद बीआरएस के साथ अपने इत्तेहाद का ऐलान किया था। भारत ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग मुआहदे के तहत बहुजन समाज पार्टी के लिए तेलंगाना में 2 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल से 7 मरहलों में इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। इस बार भी 7 मरहलों में वोटिंग होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को आएगा। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात कराने का भी ऐलान किया। लोकसभा की मियाद 16 जून को ख़त्म हो रही है और इससे पहले नई लोकसभा की तश्कील हुई है। आज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा की असम्बलियों की मुद्दत भी जून में मुख्तलिफ तारीखों पर ख़त्म हो रही है। पहले मरहले की पोलिंग 19 अप्रैल, दूसरे मरहले की पोलिंग 26 अप्रैल की 7 मई, चौथा मरहला 13 मई, 5वां मरहला 20 मई, 6वां मरहला 25 मई और 7वां मरहला 21 जून को होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा इलेक्शन के एलामिये की इजराई से कबल 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बताया कि हैदराबाद से वो खुद इंतखाब लड़ेंगे, जबकि औरंगाबाद से मौजूदा रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील जमात के उम्मीदवार होंगे। किशन से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया जाएगा। मजीद से मुकाबला किया जाएगा। इस सिलसिले में पार्टी गौर व खौस कर रही है। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की रात तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई है और बाज़ अजला में तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी भी हुई। तेलंगाना के साबिक अजला करीमनगर, निजामाबाद में हफ्ते की शाम मौसलाधार बारिश हुई। राजन्ना सिरसिला जिले के वीरन्नापल्ली मंडल गिरजनापल्ली और मदमल्ली तकरीबन 1 घंटे तक जबरदस्त ज़ालाबारी हुई। बड़े गिरे जिससे चावल की फसलें तबाह हो गई। निजामाबाद जिले के श्रीकोंडा, धरपल्ली, डिचपल्ली और दीगर मंडलों में बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। कई अजला में आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के चंद अजला में 21 माह बारिश की पेशकयासी की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि शहरियत तरमीमी कानून 2019 के निफाज पर रोक लगाई जाए। अपनी दरख्वास्त में ओवैसी ने कहा कि शहरियत का दर्जा देने के लिए हुकूमत की तरफ से शहरियत एक्ट 1955 की दिफा सी के तहत किसी भी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये कार्रवाई के इल्तिवा के दौरान शहरी एक्ट 2019 के जरिए तरमीम शुदा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में CAA के क़वानीन पर फौरी रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है,
तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान यह है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निजाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सर, आपने जैसे सीए जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यह कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे, और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूं। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था, और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है, और इस कानून को आपको एनआरसी एनपीआर से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। हाँ, अमित शाह जी का कहना है, कई प्लेटफॉर्म उन्होंने कहा कि आप सीए के ऊपर जो है आप झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन सीए के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर भी होगा? आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर एनआरसी होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्रियों कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा?